हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे समानता के लिए संघर्ष यानी कि अध्याय 10 और ये हमारा लास्ट अध्याय है 7th क्लास की एनसीईआरटी का। और यहाँ पे हमने जितना भी फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़ा है उसका पूरा ओवरव्यू समझने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बात करें तो हमारे जो संविधान में क्या बात की गई है समानता के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये बात बखूबी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, उसके रंग के अनुसार या उसके जन्म के जो भी होते हैं तो उन पे क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? ऐसा किसी को समानता का ऐसा एहसास हो पाता है हम सभी को भी कि हम समान हैं, कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है तो हर एक फील्ड में हम लोग सभी समान हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं किसी को ऐसा लगता है कि हम समान नहीं है, ठीक है। और हमने फर्स्ट चैप्टर से ही लास्ट चैप्टर तक देखा भी है कि कैसे कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, हर एक व्यक्ति को असमानता की को झेलना पड़ रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि समानता पाने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं, ठीक है, कि उनको समानता मिल जाए। जो अभी हम बात कर रहे हैं, प्राउडली बात कर रहे हैं कि हमारे संविधान में समानता की बात की गई है। हालांकि उतना मतलब बात करें तो यथार्थ नहीं हो पाता कि समानता का अधिकार है जो कि हमको मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं हम गर्व से कह सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं यदि अपने हमारे खिलाफ कुछ कोई कर रहा, हमारा शोषण कर रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ इसकी याचिका दायर कर सकते हैं, न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं, ठीक है। और अपनी बात मनवाने के लिए जो भी हमारी सरकार है उसको बाध्य कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और हर जगह हमने देखा जब इन्होंने आवाज़ उठाया, जो भी दबे थे यानी जिनको दबाया जा रहा था, दबे नहीं थे, दबाया जा रहा था लोगों के द्वारा, ठीक है। तो कहीं पे हमने देखा कि जाति के आधार पर, जैसे ओम प्रकाश जी की कहानी ही ले लीजिए या अंसारी दंपत्ति की, वहाँ पे उनको क्या किया गया, जाति के आधार पर ही भेदभाव उनके साथ किया गया, ठीक है। तो क्या उनको समानता का ऐसे रियलाइज हुआ कि हम समान है? कांता की कहानी में हमने देखा कि जब वोटिंग होती है दोनों का समान मत मूल्य होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब वो एक हॉस्पिटल जाती है, वहाँ उसके मालिक का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, वहीं उसकी बच्ची का ट्रीटमेंट सुबह से शाम तक वो लाइन में खड़े होकर ही गुजार रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल समानता किसी भी एंगल पे नहीं दिख रही है। उसके बाद होता है कि हमने और भी कई सारी कहानियाँ देखी, जैसे हमने संचार माध्यम में देखा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में भी हमने देखा कि समानता कैसे कैसे वहाँ पे असमानता है, बड़े व्यापारी के और छोटे व्यापारी दोनों में ही कैसे असमानता है। उसके बाद हमने जो कल मार्केट पढ़ा उसमें भी हम बात किए, कमीज बाजार में एक कमीज की बात की, वहाँ पे भी हमने देखा कि समानता नहीं दिखी हमको, ठीक है। जो मतलब समानता का एक मूल अर्थ होता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। और बिल्कुल सही है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, हम सभी एक इंसान हैं। देन उसके बाद हम कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई हैं, काले गोरे कुछ भी हैं, यानी सबसे पहले हम क्या हैं, एक इंसान है, ठीक है। और इंसान एक भगवान का बहुत अच्छा तोहफा होता है जो कि अभी तक कोई बना नहीं सका। कोई भी साइंटिस्ट है जो रोबोट बना सका है, लेकिन इंसान वाली जो फीलिंग होती है वो अभी तक नहीं आ पाई है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने जब एक रोबोट फिल्म देखी थी उसमें था कि मतलब वो चिट्टी जो था उसमें मतलब फीलिंग डाल देते हैं, तो हो सकता है उसमें दिखाया जा रहा हो या अभी कुछ अपनी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हो, बट अभी फिर भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी इंसान मतलब जैसे हम आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, कभी भी मतलब गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे उनमें नहीं होता, ठीक है। यानी कि उनमें इमोशनली फीलिंग पूरी नहीं डाल पाते हैं वो लोग। सो यहाँ पे इंसान एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि हमारे भगवान के द्वारा हमको इंसानियत देता है। भगवान हमें इंसान के रूप में पैदा किया, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली बात क्या है कि हम लोग यहाँ आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जी पता नहीं कौन कौन सी जाति बना लेते हैं। अब यहाँ पे अमीरी गरीबी भी भेदभाव करने लगते हैं हम लोग करने लगते, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भूरा है, किसी भी कलर का है, उस पर भी भेदभाव करने लगते हैं। अब यार आप भी सोचो कि किसी के बस में होता कि मैं बहुत हैंडसम हो जाऊं या बहुत सुंदर हो जाऊं, तो कोई काली लड़की क्या मतलब वो चाहती है, दिल से चाहती है कि मैं काली हूं, जो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। या आप गोरे हो गए तो क्या आपने मतलब कोई वहाँ से इतना अच्छा काम किया कि आप गोरे हो गए, ठीक है। भगवान की बनाई चीज़ें
उसे हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारी सोच पता नहीं इतनी जो पूर्वाग्रह या रूढ़वादी में हम जकड़े हुए हैं कि पूरी मेंटेलिटी ही अपने ख़राब करके रखते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की शक्ल अच्छी नहीं है, तो पता नहीं क्यों उससे लोग कतराते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हमने देखा था कि भेदभाव का सामना उनको करना पड़ रहा है। और हम सभी लोग जो ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे, और एक पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा हम सिंसियर बने, ठीक है। ये जब सारी बातें हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं कि आई होप आप सभी को भी समझ में आएगा कि शायद जहाँ ये हम कर रहे हैं वो शायद गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि जो भी कर रहे हैं वो इसमें सुधार जरूर करेंगे। और आदमी बोलता भी है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपसे तो ऐसी आशा की नहीं जा सकती कि आप ऐसा भेदभाव रखो। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ता है हम सभी को कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है, सम्मान पूर्वक मेहनत से वो अपनी जीविका चला रहा है। अरे काला हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है कि एक गोरा इंसान बहुत हरामी हो या कि बहुत उसका नेचरहीन हो, लेकिन एक काला इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत मतलब उसका दिल अच्छा हो, दैट मीन्स उसमें इंसानियत हो, ठीक है। लेकिन वही एक अच्छे इंसान में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, और बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में जो भी मुझे सुन रहे हो तो बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये सब बातों से गुजरना पड़ा होगा। जब हम स्कूल में जाते हैं, हमसे फ्रेंडशिप कोई नहीं करना चाहता। यदि सपोज कोई अच्छा एक बंदा है, वो हमसे फ्रेंडशिप जल्दी नहीं करना चाहता क्योंकि हम मतलब काले हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पे उस छोटे बच्चे के अंदर क्या आ रही है, हीनता की भावना आ रही कि नहीं आ रही, कि हमारे साथ क्या किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा। और वो कोसने लगता अपने आप को, काश मैं भी अच्छा होता, काश मैं भी अच्छा होता, ये सब मेरे से बात करते, ये सब मेरे से अच्छे से रहते, ठीक है। तो वहाँ पे यदि हमको जातिगत आधार पे भी कोसा जाता है, वहाँ पे भी हम कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता तो शायद हम भी एक समानता का जीवन जी पाते, ठीक है, एक आम पब्लिक की तरह रह पाते। तो ये सारी बातें होती हैं और वो सब कुछ करते हम लोग हैं, ठीक है। तो बनाने वाला कौन है, जो जितने भी इंसान हैं उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार कि वो यदि कोई राजा है एक, वो यही चाहेगा ना कि एक जो भिखारी है वो हमेशा भिखारी रहे। अदरवाइज वो यदि राजा बनने, मंत्री बनने तक भी आ गया तो कभी कभी उस राजा का पद भी वो छीन सकता है, ठीक है। इसलिए वो यही चाहते हैं ना कि मतलब जो दबा है वो दबा ही रहे। लेकिन उसके लिए सबको जागरूक होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी हम क्या करते हैं, अपने अधिकार को पा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका ओवरव्यू समझते हैं क्या है। इसमें बताया गया कि इस पुस्तक में अभी तक हमने कांता की कहानी पढ़ी, अंसारी दंपत्ति, मेलानी और सपना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यही है कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सबके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। भीमराव अंबेडकर जी के साथ हमने 6th क्लास में पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ था। यहाँ पे होता क्या है, जहाँ लोग क्या करते हैं कि असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 में रोजा पार्कस की कहानी आपको याद है, जो हमने रोजा पार्कस की कहानी पढ़ी थी। अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पढ़े हम लोगों ने कि स्त्रियों ने कैसे आंदोलन किया। चित्रलेख आपको ध्यान है, जो भी वहाँ पे चित्र बनाए गए थे। इस अध्याय में कुछ मतलब कि आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे बोला जा रहा था कि एक जो लेडी होती है वो क्या होती है, मतलब कि कोई काम नहीं करती है, या कि वो किसी काम लायक नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि एक बाहर जाने वाला व्यक्ति ही घर से बाहर जाके यदि पैसा कमा रहा है, वो काम उसी का गिना जाता है, घर में तो कोई काम ही नहीं होता है। तो वहाँ पे जब हमने देखा था कि जो हरप्रीत की मम्मी थी, उसने जब अनशन ठान दिया, यानी कि हड़ताल पे चली गई, ठीक है, कि 2 दिन में काम नहीं करूँगी, उस टाइम उनको समझ में आया कि हाँ, घर की औरत काम करती है। तो औरतों के साथ भेदभाव, मतलब कई तरह के भेदभाव होते हैं, ठीक है। और हमें एक पूरा मतलब अंदर तक हमको जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, जो हमारा भारत का संविधान है वो हर भारतीय नागरिक को क्या करता है, समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उसके अमीरी या गरीबी के होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। ठीक है, तो हमने सरकार भी पढ़ा था, वहाँ भी हमने देखा था कि क्या होता है कि मतलब हर 5 साल बाद जनता के हाथ में कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश की सबसे अच्छी बात होती है, जो खास बात होती है कि यहाँ पे जनता को सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद यदि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जनता जिस आशा से उन्हें बनाती है और उस आशा में वो खरे नहीं उतरते हैं, तो 5 साल बाद जनता क्या करती है, दूसरा शासक चूज करती है। ठीक है, तो जनता के पास ये बहुत अच्छा अधिकार की बात करें, जो कि एक हम बात करें तो राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी जहाँ राजा रानियों का होता वहाँ सिर्फ वंशानुगत चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जनता चुने या जनता को वो जवाब देंगे, वो नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की ये बहुत अच्छी खास बात है कि यहाँ पे जनता का अधिकार है। ठीक है, कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर ऑब्जेक्शन उठा सके, आवाज़ उठा सके, और यदि उसके लाभ में है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें भी वो आवाज़ उठा सकती है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मताधिकार हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। ठीक है, मताधिकार से तो हमने देखा कि हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है। जैसे कांता की कहानी में देखा कि उसके मालिक का भी वोट का मूल्य एक ही था, यानी मत का मूल्य एक ही था, और कांता के मतदान का मूल्य भी क्या था, एक था, यानी कि दोनों ही समान थे। अब ऐसा होता कि चलो उसके मालिक हैं जो कि बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और बहुत अच्छे मतलब धनी है वो, तो उनके वोट का मूल्य 10-15 कर दिया जाए, और कांता गरीब है उसके वोट का मूल्य क्या कर दिया जाए, या मतदान का मूल्य 1 कर दिया जाए। तो ऐसे में समानता तो कहीं नहीं दिखती। ठीक है, तो उस टाइम तो हमको समानता की अच्छी खासी फीलिंग आती है, और हमने देखा भी था कि कैसे दोनों अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, कांता और उसके साथ एक और महिला थी, कि बताओ हमारे साथ हमारे मालिक भी खड़े हैं और हम सब मतलब कितना अच्छा लग रहा है, हम सब समान हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ की समानता दिख गई थी कि क्या समानता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी और के व्यक्ति के वोट की कीमत है। ठीक है, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। ठीक है, आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये से कांता, हकीम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कठिन बना दिया गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि कांता की जो लड़की थी उसको वो ले गई थी। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसे वाला, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी होती है, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं होती हैं, आप जाओ तुरंत इलाज पाओ, पैसा लगाओ, भैया पैसा है जिसके पास वो जाओ, अदरवाइज जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ तो मतलब दिन निकल जाते हैं पर्ची कटवाने में। ठीक है, तो वहाँ पहले तो लाइन खड़े करके लाइन में लग के पर्ची कटवाओ, हमारे इसकी हालत क्या हो रही कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर से यदि पर्ची किसी कदर कट भी गई, ठीक है, अब वहाँ पे जाके पहले वो एक नॉर्मल चेकिंग होगा कि ये भर्ती करने लायक है या नहीं है, वहाँ पे पहले जाके आप खड़े रहो, फिर लाइन लगाए रहो, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत है हमारे देश में ना, तो वहाँ पे यदि हम खड़े हो गए लाइन लगा के खड़े रहे, ठीक है, अब वहाँ पे उस मरीज की हालत क्या है, मरने की कंडीशन में आ जाता है। हकीम शेख की कहानी देखे थे हम लोग कि वो ट्रेन से गिरता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोल देते हैं हमारे पास बेड नहीं खाली है, यानी कि सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमारे लिए काम करती है या सरकार हमारी अमीरों के लिए काम करती है। ठीक है, यहाँ पे एक सोचने वाला मुद्दा है कि सरकार जो जनता के लिए होती है, और चुनाव के टाइम में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे बहुत अच्छे से, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा, अच्छी सुविधा लाऊँगा, और बाद में रिजल्ट क्या निकलता है कि वही बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब हर एक चीज़ को प्राइवेट करने की होड़ में लगे रहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है,
तो वहाँ पे मतलब एक हकीम सेफ जो कि इतना एक्सीडेंटल व्यक्ति था, यदि उसकी जान भी वहाँ पे जा सकती थी, ठीक है, उस टाइम वो सरकार क्या करती, कुछ नहीं, वो तो घर वाले उससे हाथ धो लेते। लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तब उसकी दवाई हुई, जो कि बहुत ज़्यादा कर्जा वगैरह हो गया था उसका। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बोल देते हमारे पास बेड खाली नहीं है, जबकि हमने उसका डाटा पढ़ा है कि भारत सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार करता है। उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी भी उपलब्ध है, पैसा भी अच्छा खासा है कि एक हॉस्पिटल को अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन नहीं, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको समानता नहीं दिख रही है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड नहीं मिल रहा है एक व्यक्ति को जो कि इतना ज़्यादा घायल है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे असमानता दिख रही है। अब जिसके पास पैसा नहीं वो अपनी जान गंवा दे, या कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत आप वहाँ से कर्जा ले लो, जिंदगी भर भरते रहो, जीवन बचाओ, और जो जीवन बचा उसकी कमाई कमा कमा के भरते रहो, ठीक है। उससे तो बेहतर है कि मर जाओ, तो अच्छा होगा। यहाँ की व्यवस्था जो है कुछ ऐसी है, ठीक है। उसके बाद अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया, ठीक है। उसके जो फ्रेंड थे, हमने देखा भी था कि मतलब एक फ्रेंड था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वही उसको भी वायरल फीवर था, इसको भी वायरल फीवर था। यहाँ इसको क्या क्या दे दिए, एक टेबलेट दे दिए, और एक तो बड़े मुश्किल से चेकअप किए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो 2 दिन बाद आई, ठीक है। और आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में जो भी होती हैं वहाँ पे जो भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो और भी अदर जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे इतना जल्दी रिपोर्ट भी नहीं देते वो, ठीक है, आपको दौड़ाते रहते हैं। अब वो बीमारी ऐसी एक चीज़ है जो कि हम मतलब टाल नहीं सकते कि आज नहीं कल आना। सपोज आपका कोई मतलब कि अपॉइंटमेंट लिए हुए हो किसी काम के लिए, ठीक है, बीमारी के लिए नहीं, तो वहाँ पे ठीक है कि आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। लेकिन हमारी बीमारी है, हमको इतना ज़ोर से फीवर आ रहा है, उसके लिए हमको बताया जाए ब्लड टेस्ट कल आएगी, जो इसकी रिपोर्ट है वो कल आएगी, कल आप आके दिखाना। अब वहाँ पे मरीज हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है और भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उस टाइम फिर क्या होगा, मतलब उस टाइम तो फिर वो तो जान से गया। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, ठीक है। यानी कि इसीलिए हमको समानता नहीं दिखती है। समानता तो है, लेकिन समानता किसके लिए है, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बोझ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। ये जितने लोगों की बात की हमने, तो ये वही लोग हैं जो कि महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो बोझ होता है, दैट मीन्स उनकी फीस होती है, बेड चार्ज होता है। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, एक दिन में 10,000 रुपये लगता है, ठीक है। यानी कि 10,000 हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल में और ज़्यादा लगता हो एक दिन में। मैं एक रात की बात कर रही हूँ, एक रात आप ठहर जाओ वहाँ पे मतलब उसका बेड चार्ज अलग से लगेगा, उसका जो भी आप वहाँ पे रह रहे हो फीस तो अलग से लगेगी, उसका डॉक्टर का फीस अलग से लगेगी, उसके वहाँ पे घुसने की फ़ीस भी लगती है, ठीक है। उसकी जितनी भी फैसिलिटी है सबका फ़ीस वगैरह वो काट ही लेते हैं। यानी पूरा मिला के बात करें हम तो 10 से 15,000 तो एक रात में निपटा देते हैं कि इतना मतलब देना पड़ेगा आपको पैसा। और जिसके पास इतना हो वो जाए, नहीं तो 10 से 15 महीने में तो एक गरीब इंसान कम से कम नहीं 4 महीने खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अचार बना रहे हैं, अच्छा पापड़ बना रहे हैं, तो क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और एक बड़ी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट देती हैं, क्वालिटी तो गई तेल लेने जैसी भी है, वहाँ पे वो उनका मतलब इतना ज़्यादा वो करते हैं। और सही बात है, हम तक जो जिसकी जानकारी पहुँचेगी हम ज़्यादा वही चीज़ें लेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं दिखावे की दुनिया में ही जीते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे जो हमको टीवी में दिख रहा है, जो रेडियो में सुनाया जा रहा है, और बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि यार मैंने वो टीवी वाला प्रोडक्ट लिया, मेरे घर में जो टीवी में दिखा रहा है वो मेरे घर में है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसा है। लेकिन एक जो बहुत ही गरीब इंसान है, थोड़ा मतलब अपना किसी के अंदर गुजारा कर रहा है, अचार बना रहा है, पापड़ बना, बहुत अच्छी तरीके से वो करता है, उसको मतलब एक जो ब्रांडेड चीज़ें उससे भी बेहतर वो क्वालिटी दे रहा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं, लोगों के पास तक उसकी जानकारी नहीं जा पाती है, और लोग देखते भी हैं तो उसको नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं कि बस ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी वो कमज़ोर सपना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है, और इसीलिए उसे अपनी रुई
की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यानी कि अब सपना की भी कहानी देख लीजिए, कितना मेहनत कर रही है वो, 12-12 घंटे मेहनत कर रही है, 4 महीने लगातार उसने। अब एक दिन में हमने बताया भी था आपको कि मतलब जो कपास है, यदि आपके घर में भी होगा तो आपको पता ही होगा कि इकट्ठा पूरा कपास जो है वो नहीं पक जाता है। जैसे आपकी धान है, इकट्ठा पक गई, आप कटाई कर लेते हो, उसके गेहूँ है इकट्ठा पक गए, आप वहाँ पे कटाई कर लोगे। लेकिन जो ये कपास की खेती है, अब ये इकट्ठा नहीं पकता, ठीक है। अब एक एक करके वो फूट रहा है, अब एक एक करके फूट रहा है, जो भी फूट रहा है यदि नहीं निकालती तो रुई खराब हो जाएगी। वो एक एक करके निकाल रही है, ठीक है, चुन चुन के निकाल रही है। ऊपर से उसका मेहनत का रियल जो खर्चा है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। यानी कि उसमें भी क्या है, असमानता हमें दिखती है। उसके बाद आगे बात करें, और सबसे बड़ी बात कि उसको भी साहूकार पे निर्भर रहना पड़ता है, और जितना भी कमाया उसने, 4 महीने मेहनत की, सारा दे दी साहूकार को, उसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, खाली हाथ चली आई, ठीक है। उसके बाद होता है कि यही कारण है कि उसे मजदूरी में अपनी अच्छी फसल की कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों का मतलब घरों में काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश है, ठीक है। यानी कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि दूसरे के घर में काम करती हैं, लड़कियां हैं। आप देखते हो आपके घर में भी कभी आप सर्वेंट रखते हो, मतलब कि यदि आप एक रिच फैमिली से हो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रखोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप यदि रखते हो अपने घर में, तो वहाँ पे आप देखते हो कि कितना अच्छा उनसे व्यवहार किया जाता है, कितना अच्छे तरीके से उनसे बात की जाती है। कुछ ऐसे बात की जाती है, यहाँ साफ कर अच्छे से, वहाँ साफ कर अच्छे से, तेरे को समझ नहीं आया, मतलब उसको तुम भी नहीं बोल सकते हम, इतनी मतलब जीभ कट जाएगी हमारी। आप तो बोल ही नहीं सकते हैं, बोलने में भी हमारी क्या होती है, थोड़ा बहुत मतलब कपती रहती है जीभ की। नहीं, मैं इसको आप तो नहीं बोलूँगी, तुम भी नहीं बोलूँगी, सीधे तू, ठीक है। जैसे कि मैं ही मेहनत कर रही है भाई, वो मेहनत से कमा रही है, आपके घर का पूरा सफाई कर रही है, आप कोई उसको दान दक्षिणा नहीं दे रहे हो जो कि उस पर रौब जमा रहे हो। मेहनत किसी भी तरह का हो सकता है, एक नाली में कचरा उठाने वाला भी मेहनत करके कमा रहा है, ठीक है। और मेहनत करके कमाने वाला बहुत अच्छा इंसान होता है उसकी तुलना में जो कि एक क्या बोलें कि मतलब धांधली करके कमा रहे हैं, एक गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनकी तुलना में वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो कि अपनी मेहनत की कमाई करते हैं, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि ये जितने भी लोग होते हैं, ये इनका हमें और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यार ये मेहनत से कमाई कमा रहे हैं, हमारे घर में काम कर रहे हैं, तो कोई हम इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। यदि इनको पैसा दे रहे हैं तो कोई भी एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी कितना देते हैं हम। यदि आप ही अंदाज़ लगा लो कि आप 8 घंटे काम करने जाते हो बाहर, ठीक है, वहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है महीने की 30,000, 25,000, 50,000 रुपये, 8 घंटे काम का, ठीक है। अब 5 बजे आप 9 बजे 10 बजे जाते हो, शाम के 5 बजे 6 बजे वापस आ जाते हो, रिटर्न आ जाते हो, ठीक है। तो भी आप 50 से 60,000 कमा रहे हो, या कि 30 से 40,000 कमा रहे हो। लेकिन वहीं पे आपके घर पे जो आप रखते हो वो सुबह 5 बजे से काम करने आती है, 6 बजे से शाम तक काम करती रहती है, रात का खाना भी बना के देती है वो आपको। उसकी पेमेंट कितनी देते हो आप? 4,000, 5,000 बस। मतलब इतनी मेहनत की उसकी कमाई होती है, ठीक है। उतने में भी हम उस पर रौब दिखाते हैं, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, कोने की सफाई नहीं की, यहाँ कचरा जमा, वहाँ कचरा जमा। मतलब ये क्या है, इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। जो कि वहाँ पे देखा था कि वो लोग मतलब एक चुरा चुरा के रोटियां खा रही थी। एक गरीब यदि चोरी करने के लिए बाध्य होता है तो ये समझ लेना कि उसकी कोई मजबूरी होगी, ठीक है। यदि हमेशा वही चोरी करता है जिसके पास कोई ना कोई हाँ, ये नहीं कहती मैं, कोई ऐसे होते हैं जिनकी तो लत लग गई होती है कि भैया मुझे चोरी से ही कमाना है, बट कुछ ऐसे मजबूर लोग होते हैं, चोरी करने पे मजबूर होते हैं। पहले से वो पेशा उनका चोरी करना नहीं होता, मजबूर हो जाते हैं चोरी करने के लिए हमारे रवैये से वो, क्योंकि हम ऐसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा उनको बना देते हैं कि उनको चोरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कोई चोरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन यदि उसकी मालकिन देख लेती तो उसको पता नहीं कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाती कि ये एक रोटी एक्स्ट्रा दे रही थी दोनों लड़कियों को और खुद के लिए एक रोटी बचा रही थी। वहाँ पे मतलब उसने पेट के लिए एक रोटी बचाई, ठीक है, वहाँ क्योंकि वहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा था, तो वो चोरी से ले रही थी। क्यों चोरी से ले रही थी? क्योंकि उसको हमने मजबूर कर दिया। पूछ भी सकते थे, यार आपके घर में इतना भरा हुआ, वो आपके घर पे सारा दिन काम करती है कि जितना तुमको खाना चाहिए खा सकती हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो पीठ पे तो नहीं ला देती,
लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, गिनती की दी जा रही है। किसी का पेट हम तौल सकते हैं कि आज हमको कितनी भूख है, कल हमको कितनी भूख होगी। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनको सम्मान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे आप एक बताइए, एक जो मलबा उठाने वाला व्यक्ति होता है हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, नाक दबा के आते हैं कि अरे ये तो गंदा आदमी है। अरे जब वो गंदा आदमी मलबा नहीं उठाएगा तो उस गंदगी में हम रहेंगे। कभी ये भी सोचा करो कि जिस दिन वो गंदा आदमी मलबा उठाना छोड़ के हमारे जैसे रईस होकर बैठ जाएगा ना, उस दिन उस गंदगी में हम रहेंगे और हमारे बच्चे और हम सभी वहाँ पे बीमार पड़ेंगे। तो उस गंदे आदमी की वजह से हम अभी स्वस्थ हैं, ठीक है। तो ये हम कोई नहीं सोचते हैं। और कहीं ना कहीं हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे संविधान में समानता है, लेकिन हम समानता क्या करते हैं, वहीं एक इंसान समानता नहीं पा रहा है। और किसके द्वारा नहीं पा रहा है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ही समानता को सही चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। संविधान में तो अच्छी खासी दी गई है कि समानता है, आप इसके लिए लड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ही नहीं समानता को सही उसका जो अर्थ है वो नहीं दे पाते हैं। क्योंकि यदि हम अमीर हुए तो हम गरीबों को मतलब अपना रौब दिखाते हैं, जैसी सारी पेमेंट उसके घर में रखते हों ऐसा रौब दिखाते हैं। और यदि एक गंदा इंसान है उस पर ऐसे बताते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हम ही हैं, तो उस पर हम जितना हो सकेगा सब कुछ अपना गुस्सा वुस्सा सब उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक संविधान की गलती मैं नहीं कह सकती कि यहाँ पे हमारे देश की कानून व्यवस्था की, हाँ थोड़ा कह सकते हैं कि उनको भी सख्ती बरतनी चाहिए, बट सबसे पहले हमको सुधरना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए कि एक यदि मलबा उठाने वाला इंसान है, हमारे घर की एक नौकरानी है, हम उसको पैसा दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रही है, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, उसकी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। और यदि आप में हिम्मत है तो कोई मतलब उसको दो 10,000 20,000 रुपये महीने बिना काम का, उसके बाद आप रौब दिखाओ, वो आसानी से सहेगी। लेकिन जब वो मेहनत करके सहती है, अच्छा आप इमेजिन करो, जो कहीं पे सपोज आप काम करने जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत किए जा रहे हो, और कोई आप पे रौब दिखाता है, आप अभी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हमको बहुत गुस्सा आता है। और रियल में सबके साथ ऐसा होता है कि भैया हम काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ऊपर से ये हमको आके रौब दिखा रहा है, हमको देता क्या है, मेहनत कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह दे रहा है, और क्या दे रहा है, कोई फोकट का तो दे नहीं रहा है। तो वहाँ पे वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी रोजी रोटी होती है वो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा घुटनशील महसूस करते हैं। और आप में से यदि ऐसे होंगे तो ज़रूर आप लोग ऐसा मतलब अनुभव किए होंगे, ठीक है। और यदि नहीं किए हो तो अपने आप को कभी उस जगह पे रख के देखो कि यदि मैं होता उस टाइम मैं क्या बिहेव करता, मुझे कितना बुरा लगता। मन तो करता कि जो ऐसा बोल रहा है उसका गला दबा दूँ अभी, ठीक है, लेकिन वो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि वो पेट के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए अपने सब कुछ सहते हैं वो, और हम जितना भी उसमें रौब दिखाते हैं वो सब कुछ सहते हैं, ठीक है। उसकी बाद हम बात करें, सपना का देखा हमने कि उसकी भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे होता है कि देश भर में मिलानी की तरह बहुत सी घरेलू महिलाएं हैं जिनको भी मेहनत के लिए दूसरों के घर में काम करना पड़ता है, मतलब फिर भी उतना नहीं मिल पाता है। इसके बाद भी वे क्या होती है, अपमानित होने को विवश होती, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं को कोई काम नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद है कि गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, ठीक है। यानी कि असमानता का सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी और संसाधनों का अभाव, जो कि एक असमानता का कह सकते हैं बहुत बड़ा, गरीबी। और ये जो हमारे मतलब बात करें संसाधनों का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, नहीं मिल पाते हैं उस तरीके से, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अभाव होता है, जिससे भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ओर क्या होता है कि अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे क्या कर रहे थे, एक मकान पाने के लिए महीने भर भटक रहे थे, ठीक है। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें क्या नहीं दे रहे थे, मकान देने से हिचकिचा रहे थे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि वहाँ पे एक और भी जो भी महिलाएं थी कई सारी थी, और मतलब जितना ये था सब कुछ हमने वहाँ पे देखा है। इसी भी फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक की जो मैंने बात की, तो ये सारी बातें हमने समझी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा आप लोग अपना दिमाग, आँख और कान बिल्कुल खुले रखा करो कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है,
क्या उस जगह पे थोड़ा अपने आप को रख के देखा करो कि उस जगह पे, उस कंडीशन पे मैं होता तो क्या करता। अब जैसे वो मिलानी की हमने बात की कि वहाँ पे वो उसको रोटी चुरानी पड़ रही थी, तो आप ये सब इमेजिन कीजिए कि यदि मुझे खाना नहीं मिलता तो क्या आप चोरी करने के लिए विवश नहीं होते? बिल्कुल होते, ठीक है। मतलब हम चोरी करने के लिए बाध्य होते, कोई पैसा नहीं है हमारा चोरी करना, लेकिन वहाँ पे हम बाध्य हो जाते हैं। और ये सब कुछ होता है, सिर्फ एक समानता नहीं पा रहा है यहाँ पे। मतलब मेन बात है कि यदि हम सुधर जाएं, हमारा देश ऑलरेडी सुधर जाएगा, ठीक है। सब लोग यदि इंसान अपना अपना सुधार करें बजाय कि सरकार को दोष देने के, तो हम अच्छी खासी एक हमारा लोकतांत्रिक देश का सही अर्थ चरितार्थ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना अपना सुधार करें। लेकिन हम तो यहाँ भिड़े मरे जा रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ रामायण में लिखी हुई है वही कहीं ना कहीं उसका भी मतलब होता है कि जो आपके मुस्लिम के कुरान में या जो भी उनका होता है ग्रंथ उनमें लिखी होगी, ठीक है। यानी कि बात करें तो यदि राम भगवान जी कहते हैं कि आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी के साथ आपको अत्याचार नहीं करना चाहिए, आपको इंसानियत नहीं भूलना चाहिए, वही चीज़ आपके कुरान जो भी आपके ग्रंथ होते होंगे, एक मुस्लिम के या सिख के ग्रंथ में लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, आपको इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, आप मतलब दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, वही चीज़ें लिखी, ठीक है। यानी कि लिखने का तरीका अलग है, हो सकता है आपकी लैंग्वेज अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस सब का मतलब यही होता है। और जितने भी आप पढ़ते हो वहाँ पे भी कभी आपके ये जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कभी नहीं लिखा गया है, कभी भी। यदि कहीं भी आपको ऐसा मिला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आई होप कि आप सभी लोग बहुत मतलब कई सारे कास्ट के होंगे, क्योंकि हमारा देश विविधताओं वाला है, हम सभी अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता आज तक, जब तक मैंने देखा है जहाँ तक, कि किसी भी ग्रंथ में हमारे भगवानों के द्वारा, जिसको भी हम मानते हैं, जो भी आपके अल्लाह हैं, गॉड है, उनमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया तुम अत्याचार करो, तुम आतंकवादी बन जाओ, तुम दूसरों को मारो, दूसरों को खाओ, बिल्कुल नहीं कहा कोई भी। ना तो राम जी कहे हैं, ना तो आपके अल्लाह जी कहे हैं, ना तो यीशु जी कहे हैं, किसी ने नहीं कहा होगा ये कि आप ये ऐसा करो, ठीक है। तो हम धर्म के पीछे क्यों लड़ते रहते हैं, जबकि हमारे भगवान ने भी हमको सिखाया है कि हमको मिलजुल के रहना चाहिए, हमको अच्छे से रहना चाहिए, हमको मतलब पूरी श्रद्धा के साथ एक इंसान बन के रहना चाहिए। सबसे पहले हम इस धरती पे एक इंसान बन के आए हैं, देन उसके बाद ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम अपनी सुविधा, रियल बात कहें हम तो अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए गए हैं, ठीक है। और हमने 6th क्लास में देखा भी था कि कैसे उन्होंने जाति का डिवाइड कर दिया था अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा राजत्व तो छिन जाएगा, यानी कि हमारी महानता छिन जाएगी कहीं ना कहीं यदि इन्होंने ऐसा किया तो। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे आप कि कैसे लोगों के द्वारा, यानी कि जो हमारा कैथोलिक वर्ग था और प्रोटेस्टेंट वर्ग था, तो इनको कैथोलिक वर्ग के द्वारा क्या किया जा रहा था, बोला जा रहा था हम भगवान है, ठीक है। जब तक उनको कोई जानकारी नहीं थी वो सोच रहे थे यही भगवान है, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा ज्ञान पाया, थोड़ा उन्होंने देखा कि दूसरे राज्यों ने संघर्ष किया, दूसरे प्रांतों ने संघर्ष किया, तो उन्होंने विजय प्राप्त की। कोई भगवान वगवान नहीं होता, ये कोई भगवान नहीं है, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद वो जो भगवान थे वो भगवान के भगवान रह गए, वो भी महान हो गए, प्रोटेस्टेंट वर्ग वाले भी। तो जब आप ये सारी बातें पढ़ोगे तो समझोगे वहाँ पे हालांकि, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन कहने का मतलब है कि हम सब एक इंसान है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी हैं, जो भी ये सब हम अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं, अदरवाइज एक इंसान है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है हम, ठीक है। और इंसान के नाते हमें अपनी इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए और तभी हम समानता कह सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी सरकार को दोष ही देते रह जाएंगे और लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसका जो चैप्टर में और आगे बताया गया है क्या कैसे है, तो जल्दी ये 1-2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 8 की NCERT है उसके बारे में अब हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है।